राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन के स्टॉक्स को 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा। विजय केडिया ने अतुल ऑटो को 120 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा। और ऐसे ही मल्टी बैगर स्टॉक्स की कहानियां हमने अपनी लाइफ में बहुत सुनी है। तो क्या जो पेनी स्टॉक्स होते हैं यही एक्चुअली मल्टी बैगर बनते हैं? 100 रुपए के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि अच्छे दिख रहे हैं, और एक्चुअली क्या रिस्क एसोसिएटेड होता है इन सारे स्टॉक्स के साथ, ये भी डिस्कस करेंगे। और पूरी कहानी में आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये जो 100 रुपए के अंदर के शेयर्स हैं ये कैसे दिख रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, मतलब 10 से 20 साल तक। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विद अभी। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो स्टॉक के नाम जानने से पहले कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं ये समझते हैं, कौन से रिवॉर्ड एसोसिएटेड हैं ये समझते हैं, और क्या प्राइस एक्चुअली में मैटर करता है ये समझते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं वो सारे स्टॉक्स, इसलिए पूरी वीडियो देखना ताकि रिस्क और रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से चूज कर पाओ। तो स्टॉक चूज करने से पहले ये 4 पैरामीटर हमें जरूर देखने चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटल, जिस भी कंपनी की हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस हमें जरूर करनी चाहिए ताकि हमें पता चले कंपनी जो कैश रिच है या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कर्जा है, ऐसा तो नहीं है मैनेजमेंट की साइड कोई मेजर इशू है, ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस ही खत्म होने वाला है जिससे रिस्क हाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सेकंड चीज स्टॉक स्प्लिट। कई बार हम बात करते हैं कि जो स्टॉक है वो बहुत सस्ता है, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए का एक स्टॉक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकार है, और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी छोटी है, क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता कंपनी से। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए स्टॉक स्प्लिट कितनी बार हुआ है ये हमें जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। तीसरी चीज, स्टॉक का जो प्राइस है वो एक्चुअली मैटर करता ही नहीं है। चौथी चीज, जब भी हम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो जो स्टॉक है वो हाई ग्रोथ वाले सेगमेंट में काम कर रहा होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं कर रही होगी तो आपका पैसा बनेगा नहीं, इवन डूब सकता है। अब अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो सबसे महंगा स्टॉक, मतलब सबसे ज्यादा प्राइस एक स्टॉक का है वो है एमआरएफ। करंटली 1,52,000 के प्राइस पे एमआरएफ बिक रहा है। लेकिन क्या प्राइस का मतलब है कि ये कंपनी सबसे ज्यादा बड़ी है क्योंकि ये सबसे महंगी कंपनी है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, लेकिन रिलायंस का शेयर प्राइस तो 2000 के आसपास है। तो एमआरएफ का शेयर प्राइस इतना ज्यादा हाई क्यों है ये समझो, और शेयर प्राइस का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये समझो। शेयर प्राइस डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोटिंग है सब मार्केट में, उसकी कितनी यूनिट अवेलेबल है। सपोज करो आप एक कंपनी हो और आपको 100 रुपए के आसपास की फंडिंग चाहिए, तो अगर आप चाहो तो सिर्फ एक शेयर इशू कर सकते हो जो कि आपको 100 रुपए ला करके दे देगा किसी भी एक इन्वेस्टर से, या फिर अगर आप चाहो तो 100 रुपए के 100 शेयर बना सकते हो। हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो 1 रुपए होगी। अब इस सिचुएशन के अंदर जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो 100 रुपए ही हैं, लेकिन उसकी जो यूनिट है वो बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दी है। अब बेसिकली जो कंपनी है वो अपने स्टॉक प्राइस को सस्ता करती कैसे है, वो करती है स्प्लिट के थ्रू। मतलब उनका जो शेयर प्राइस है जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो स्प्लिट कर देती है, मतलब एक स्टॉक को आधे में तोड़ देती है और उसी इन्वेस्टर को दोबारा दे देती है। अब इसके बेनिफिट ये होते हैं कि अगर कोई छोटा निवेशक है जिसके पास है ही 500 रुपए, तो वो 5 स्टॉक्स खरीद सकता है उस एक पर्टिकुलर कंपनी के, क्योंकि अगर वो कंपनी स्प्लिट नहीं करती और पहले उस शेयर की कीमत 2000 रुपए पर शेयर थी तो वो बंदा कभी उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाता। जब भी हम बात करते हैं सस्ते स्टॉक्स की तो काफी बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो कि अपने स्टॉक्स को स्प्लिट कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट कर पाए अगर उनके पास पैसा कम है। इससे जो लिक्विडिटी है उस एक पर्टिकुलर कंपनी की ये अपने आप में बढ़ जाती है। तो अगर हम लॉजिकली सोचे तो 100 रुपए का चाहे आपके पास एक शेयर हो या 100 रुपए के आपके पास 100 शेयर हो, आपका जो पैसा है वो सिर्फ 100 रुपए है। तो कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये डिपेंड करेगा कि जो स्टॉक है वो कितना ज्यादा डिमांड में है। सेकंड चीज, जब भी स्टॉक प्राइस छोटा होता है तो इसको पंप एंड डंप करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम होती है वो ऑल ऑफ सडन बढ़ाई जा सकती है, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम। इसी वजह से जो छोटे स्टॉक्स होते हैं इसमें पंप एंड डंप स्कीम काफी ज्यादा होती है। तो इसलिए रिस्क को एडजस्ट करना हमेशा जरूरी है। जहां पे मैनेजमेंट अच्छा हो, जहां पे रिस्क कम हो, सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है इन सारे के सारे छोटे प्राइस वाले स्टॉक्स में। अब वीडियो में आगे जाने से पहले ये डिस्क्लेमर भी पढ़ लो कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे जो भी स्टॉक हम डिस्कस करेंगे कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड यूजर नहीं हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जिस स्टॉक के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ये एक ऐसी इंडस्ट्री से आता है जो कि अपने आप में ग्रो कर रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडिया जो है अगले 10, 20, 30 साल के अंदर ग्रो करेगा तो ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इस इंडस्ट्री के बिना ग्रो करे ये स्टॉक नहीं ग्रो कर सकते और इवन इंडिया भी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि
क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को अगर स्ट्रांग होना है और ग्रो करना है तो वहां पे बैंकिंग सिस्टम को ग्रो करना जरूरी है। और इंडिया के बैंकिंग सिस्टम काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और बैंक्स इस समय पे अंडर वैल्यूड है। और अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो तो इस समय पे जो बैंक्स हैं वो एक्चुअली काफी रीजनेबल वैल्यूएशन के आसपास अवेलेबल हैं। और इसी वजह से जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसके पर शेयर का जो प्राइस है वो है 80 रुपीज 60 पैसे के आसपास। स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो है 69,000 करोड़ के आसपास। मार्केट कैप मतलब कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। स्टॉक का पीई 58 का आसपास है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हमें प्राइस टू बुक और रिटर्न ऑन एसेट्स देखना होता है। प्राइस टू बुक 1.28 के आसपास है जो कि रीजनेबल है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन एसेट की तो वो 0.46 है जो कि एज ऑफ नाउ आपको कम दिखता है। जितना रिटर्न ऑन एसेट हो एक से ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा ये स्टॉक हो जाता है। रिटर्न ऑन एसेट रिसेंटली इसके क्यों गिरे हैं इस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो स्टॉक है इसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ी है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो ये जो कंपनी है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा कर रही थी लेकिन बीच में डिप आया। इनके एनपीए भी ऑल ऑफ द सडन बन गए थे। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एक बैंक जिसने 100 रुपए लोन पे दिया उसने कितना पैसा वापस रिकवर किया और अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहे तो उसको कहते हैं एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ये इसलिए बताती है ताकि उन्हें ये पता चल पाए कि ये जो बैंक है ये एक्चुअली अपना पैसा नहीं निकाल पा रही और ये एक उनके बुक में धब्बे जैसा होता है। बीच में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिस्क है वो बढ़ गई थी क्योंकि एनपीए के नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर ये जो एनपीए के नंबर है ये काफी कम होते हुए हमें दिखे। अगर हम इस स्टॉक की भी बात करें तो ये जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है उसके बाद अप टू 50% तक गिर जाता है लेकिन उसके बाद रिकवरी फेज में जाता है। सेम चीज हमें 2023 में देखने को मिली जहां पे ये स्टॉक 93 रुपीज पर शेयर के हिसाब से चला गया था। उसके बाद जब इसमें गिरावट हुई तो ये 57% आ गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 48% की गिरावट। और रिसेंटली ये जो स्टॉक है ये रिकवर कर रहा है। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव की बात करें तो इस समय पे जो ये स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई के पी के आसपास है। तो फॉर श्योर ये तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है रिसेंट रैली के बाद। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव है इसके बिजनेस के आउटलुक को देख करके। अब इसी सेक्टर के अंदर हमारा दूसरा स्टॉक भी आता है जिसकी रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन की गई है। इस स्टॉक का नाम है आईडीबीआई बैंक। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है इस कंपनी की। इसका पीई 11.3 के आसपास का है, आरओसी 6.78, आरओई 13.6 का है, प्राइस टू बुक 1.54 का है और रिटर्न ऑन एसेट 1.97 का है। मतलब रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा है, प्राइस टू बुक कम है। सो देयर इज अ हाई चांस कि यहां पे जो अपसाइड है वो हमें देखने को मिल सकता है। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो रीसेंट रिकवरी आई काफी लंबे गिरावट के बाद। जैसे मैंने डिस्कस करा कि ये बैंक अभी रिसेंटली प्राइवेटाइज हुआ है तो यहां पे जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है ये काफी ज्यादा अच्छी है इसके बिजनेस पर्सपेक्टिव से। अगर हम सेल्स नंबर की बात करें तो सेल्स नंबर बीच में डिप करे रिसेंट क्वार्टर में एंड देन वापस इन्होंने अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पकड़ी है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो रिसेंटली इनके प्रॉफिट्स काफी अच्छे हमें बनते हुए दिखे। और अगर हम इस बैंक के भी एनपीए की बात करें तो यहां पर भी एनपीए 1.35 के आसपास हमेशा रहता है। यहां पे क्या होता है कि ये सारे के सारे बैंक्स हाई एनपीए वाले सेगमेंट में घुस जाते हैं बिकॉज इस समय पे जो इंडियन इकोनॉमी है इसके हाल थोड़े से बुरे हैं और रिसेंटली इतना ज्यादा लोन डिसबर्समेंट हुआ है जिस वजह से काफी सारे ऐसे लोगों को भी लोन मिल गया है जो एक्चुअली लोन लेना पसंद नहीं करते। और अगर हम बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज की बात करें तो यहां पे वही कंपनी हमेशा जीतती है जिनके एनपीए कम होते हैं। लेकिन फॉर श्योर ये सारे के सारे बैंक्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल होने वाले हैं। अब बात करते हैं इंडिया के एक ऐसे सेक्टर की जो इंडिया की ग्रोथ में एक क्रूशियल रोल अदा करने वाला है। इस सेक्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर। ये जो सेक्टर है ये इंडिया की ग्रोथ के साथ लगातार ग्रो करता जा रहा है और इसके अंदर जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है ये काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जो यहाँ पे हमने कंपनी चूज करी है वो गवर्नमेंट बैक कंपनी होने वाली है जहां पे गवर्नमेंट का एक्सपोजर काफी ज्यादा है। अब इस कंपनी का नाम है एनबीसीसी इंडिया। ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट बैक कंपनी है। नवरत्न एंटरप्राइज के अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। ये जो कंपनी है ये मेनली इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के अंदर
अंदर। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो रिसेंटली ये 113 रुपए पर शेयर के हिसाब से ट्रेड हो रहा है मार्केट के ऊपर। मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास है, पीई 45.8 का है, आरओसीई 33.2 के आसपास का है, आरओई 25.5 के आसपास, जो कि अमेजिंग है। यहां पे हमें प्राइस टू बुक इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ये जो कंपनी है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे अपने रेवेन्यूज को बढ़ा रही है और नेट प्रॉफिट भी यहां पे हमें डिसेंट देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर लेवल पे बात करें तो यहां पे आपको अच्छी ग्रोथ दिखती है और यहीं पे नेट प्रॉफिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर लेवल पे एक अच्छी ग्रोथ दिखाता है। और ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट बैक कंपनी है, इसीलिए जब गवर्नमेंट इंडिया की ग्रोथ में अपना पैसा डालती है, जो हमें बजट में देखने को मिलता है, तो इस कंपनी के पास भी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो ये बनाती है। इसलिए इनकी जो पाइपलाइन है प्रोजेक्ट्स की, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और गवर्नमेंट बैक कंपनी होने की वजह से जो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका एक मेजर रोल ये कंपनी भी अदा करती है। अब जब गवर्नमेंट कंपनी की बात हो चुकी है तो कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट की होने के बावजूद अच्छी ग्रोथ दिखा रही है और इनमें से एक ऐसा सेक्टर है जिसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन। इस सेक्टर के अंदर ये जो कंपनी है ये काफी तेजी से अच्छा काम कर रही है और इस कंपनी का नाम है एनएचपीसी लिमिटेड। और ये जो एनएचपीसी कंपनी है ये भी नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि यूटिलिटी में हेल्प करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशनल कंपनी है। ये जो कंपनी है ये मेनली इन्वॉल्व है जनरेशन ऑफ बल्क पावर वेरियस पावर यूटिलिटीज के अंदर। और इसके बिजनेस में मेनली 3 सेगमेंट है। पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है कंसल्टेंसी असाइनमेंट सर्विसेज एंड ट्रेडिंग ऑफ पावर। मतलब आप इस तरीके से सोच सकते हो जो कंपनी काम करती है ये हमारे देश का एक तरीके से बैकबोन है और हमारी गवर्नमेंट इस समय पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट को लेकर के काफी पॉजिटिव है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट बैक की जो कंपनी है ये काफी इंटरेस्टिंग दिखती है। अगर हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करें 76 रुपीस पर शेयर के आसपास यहां पे स्टॉक प्राइस दिख रहा है। मार्केट कैप 77,000 करोड़ के आसपास का है, आरओसीई 7.42, आरओई 7.53 के आसपास दिखता है। यहां पर भी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इसके पास अच्छी खासी पाइपलाइन है। अगर हम रिसेंटली देखें तो इस स्टॉक के प्राइस के अंदर एक मेजर करेक्शन भी देखने को मिला। अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो इस कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ काफी अच्छी दिखती है। बॉटम लाइन ग्रोथ के अंदर भी एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी दिख रही है और ईयर ऑन ईयर लेवल पर भी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन काफी अच्छी दिखती है। ये जो कंपनी है ये इंडियन गवर्नमेंट बैक्ड है, तो यहाँ पे ये जो पैसा मरने के चांसेस हैं ये काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये दोनों कंपनी, मतलब ये वाली इससे पहले जो हमने डिस्कस करी थी, ये दोनों कंपनियां डिविडेंड के फॉर्म में अच्छा खासा पैसा भी आपको दे सकती है। अब जो डिविडेंड है ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप चाहते हो कि हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स आपको पता चले तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। और अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं अगले स्टॉक की साइड। अब अगला जो सेक्टर है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप बात करोगे जब भी बुल रन आता है तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में हर एक इंसान बात करता है और इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। अगर आप इस समय पे इंडिया के हाल देखोगे, वन ऑफ द पॉल्यूटेड सिटीज आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी और रिसेंट जो डेटा आया इसके अंदर इंडिया की काफी सारी सिटीज देखी गई जिनके अंदर पॉल्यूशन लेवल और AQI लेवल काफी ज्यादा हाई है। अब अगर हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेगमेंट है जो काफी तेजी से ग्रो कर सकता है और इंडियन गवर्नमेंट इस पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट नहीं, अगर आप इंटरनेशनली भी देखोगे तो जो पॉल्यूशन है ये एक मेजर समस्या है और कोल से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये काफी ज्यादा हमारे एनवायरमेंट को हैम्पर करता है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये नेक्स्ट बिग थिंग हो सकती है, लेकिन फॉर श्योर इसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब जब भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है और हम एक ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जिसका प्राइस भी कम हो, तो सिर्फ एक ऐसा स्टॉक है जो हमारे दिमाग में आता है। इसके अलावा वारी एनर्जी भी आप जरूर कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा हाई है। लेकिन जो इस समय पे हम स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन जो है वो ग्लोबल में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। अगर हम सुजलॉन के स्टॉक प्राइस की बात करें तो करंटली 52.6 के आसपास है, मार्केट कैप 71,000 के आसपास है, स्टॉक पीई 22.5 का है, प्राइस टू बुक 5.78 के आसपास का है। अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी, डेट यहां पे थोड़ा सा ज्यादा है बट रिसेंटली इन्होंने डेट काफी कम कर दिया है अपनी कंपनी के ऊपर। स्टॉक प्राइस अगर हम देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से काफी अच्छे खासे तरीके से 30 से 40% ऑलरेडी ये करेक्ट कर चुका है। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर के रेवेन्यूज की बात करें तो वो आपको काफी अच्छे दिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट काफी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर लेवल पे भी प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट हमें काफी अच्छा दिखता है। और सुजलॉन एनर्जी का जो मैनेजमेंट है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है अपनी कंपनी
कंपनी को लेकर के और इसकी ग्रोथ को लेकर के। लेकिन सुज़लॉन एक ऐसी कंपनी है जो पास्ट में काफी बार बैंकरप्सी तक पहुंच करके वापस आई है। ये कंपनी काफी तेजी से ग्रो जरूर कर रही है, लेकिन जो इसका हिस्ट्री है वो काफी डरावना है। काफी सारे इन्वेस्टर्स के पैसे इस वाली स्टॉक्स के अंदर फंसे हुए थे, काफी बार बड़ा बड़ा लॉस हुआ है। और रिन्यूएबल एनर्जी एज अ सेक्टर ये काफी इंटरेस्टिंग तब होता है जब दुनिया के अंदर कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर हम बात करें ग्रोथ की, दुनिया इस समय पे स्टैग्नेट हो चुकी है। अगर हम बात करें कि क्या ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, इसके चांसेस कम है। अगर हम ट्रंप की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के पूरे अगेंस्ट ट्रंप, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनर्जी किस सोर्स से आ रही है। जब भी दुनिया के अंदर शांति होती है, पैसा होता है, लिक्विडिटी होती है, सो रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी काफी ज्यादा पॉपुलर थीम बन जाती है। लेकिन एज ऑफ नाउ जहां पे दुनिया के पास पैसे की कमी है, लिक्विडिटी इश्यूज हैं और दुनिया की जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है और क्रैश करने की उम्मीद दे रही है, ये वाला जो स्टॉक है, इवन ये वाला जो सेक्टर है, काफी ज्यादा स्ट्रगल कर सकता है। कंपनी के रेवेन्यूज, बैलेंस शीट काफी अच्छी लग रही है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के इस पे हमेशा एक डाउट रहता है। सो ये कुछ अच्छे स्टॉक्स थे जो कि फंडामेंटली सॉलिड है अपने सेगमेंट के अंदर और 100 रुपए से कम है। और इन्हीं सेगमेंट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन उनके प्राइस 100 रुपए से ज्यादा थी। और इस वीडियो के अंदर हमें सिर्फ वो स्टॉक्स यूज करने थे जो 100 रुपए से कम थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो किस पे चाहिए ये समझ लेना। और यहां पे मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स यूज करे हैं जिनको आप काफी लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये सारे स्टॉक्स मार्केट कैप वाइज छोटे हैं, तो यहाँ पे रिस्क भी काफी ज्यादा हो सकता है। तो इन्वेस्ट आप अपने एडवाइजर की सलाह लेके ही करना।